आज हम सभी बात करने वाले हैं भारत और चीन के संबंधों के बारे में। जो हमारी भू राजनीतिक समस्याएं हैं उनका भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में, और इसके साथ साथ आपकी पॉलिटी के अंदर भी जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक है वहाँ से ये कवर करता है भारत और चीन के संबंधों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत चीन संबंधों में मुख्यतः हम दो टॉपिक्स पर बात करते हैं, और ये दो टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है आपका इसमें से दोस्तों व्यापार। तो पहले हम व्यापार पर बात करते हैं। व्यापार की बात करें तो दोस्तों भारत और चीन आपस में एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, और 2022 में हमारा व्यापार लगभग 135 बिलियन डॉलर रहा है। लेकिन अगर ये देखें तो इसमें हमारी जो निर्यात की हिस्सेदारी है वो काफ़ी कम है, जबकि जो हमारा आयात है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से हमारा व्यापार घाटा जो है वो लगभग 100 बिलियन डॉलर के करीब है। तो मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम घाटा इससे खा रहे हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम ज़्यादातर जो निर्यात करते हैं वो है पेट्रोलियम उत्पाद। तो मेनली पेट्रोलियम उत्पाद चीन को हम निर्यात करते हैं, जबकि वहाँ से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत से परमाणु उत्पाद भी हम जो है आयात करते हैं। अब घाटे का कारण समझ लेते हैं कि घाटा क्यों हो रहा है। तो अगर क्यों पर हम ध्यान दें तो जैसा कि आप देख सकते हो कि घाटे के कारण में सबसे पहली तो समस्या है इलेक्ट्रॉनिक आयात में वृद्धि। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और हम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि असेंबली लाइन्स हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं, तो उनमें ये देखा जा रहा है कि जो छोटे पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर हम परचेज करते हैं कहाँ से, चीन से, क्योंकि चीन अपेक्षाकृत सस्ते जो है इस तरह के पार्ट्स बनाता है, और इसीलिए बड़ी मात्रा में वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आयात आते हैं। इसके अलावा चीन क्या करता है कि हमारे यहाँ डंपिंग भी करता है। डंपिंग का मतलब होता है कि वो क्या करता है, जानबूझ के बड़ी मात्रा में चीज़ों को हमारे यहाँ इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, तो और कम दाम पर उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। दूसरा, हमारा जो निर्यात है वो बहुत ही कम मूल्य का है। पेट्रोलियम उत्पाद कोई बहुत ज़्यादा महंगे उत्पाद नहीं है, और ये बहुत ही बेसिक रेट्स में होते हैं, तो इनका जो ओवरऑल जो हमारा रेशो होता है वो काफ़ी कम रहता है, लाभांश जिसको हम कहते हैं। हमारे जो अच्छे फील्ड है जैसे फार्मा फील्ड और आईटी फील्ड है, जहाँ जिसमें हम और देशों को बहुत अच्छा सप्लाई करते हैं, उन पर जो है ना चीन ने बहुत से टैक्सेस लगा रखे हैं। उन टैक्सेस की वजह से हमारा ये जो फील्ड है ये वहाँ पर इतना ज़्यादा निर्यात नहीं कर पाता। जैसे आईटी सेवाएं हमारी यूएसए और बाकी देशों में बहुत अच्छी तरह से हम उसमें से प्रॉफिट लेते हैं, बट इसमें यहाँ पर हम नहीं ले पाते। और अगली चीज़ है मूल्य प्रतिस्पर्धा। मूल्य प्रतिस्पर्धा मतलब चीनी चीज़ें जो है वो हमारी तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती है, भले ही वो घटिया क्वालिटी की, लेकिन आप जानते हैं लोग सस्ती चीज़ों को पसंद करते हैं, तो मूल्य प्रतिस्पर्धा में भी हम उनसे पिछड़ जाते हैं। इसके अलावा चीन कई बार अपनी मुद्रा की जो अवमूल्यन वाली नीति है उसका पालन करता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही नुकसान वाली चीज़ें हैं, और इसीलिए हम व्यापार के घाटे में रहते हैं। अब सरकार क्या कर रही है, तो सरकार के प्रयास हम देख लेते हैं। तो आयात वाले फील्ड पे आयात को कम करने की जो कोशिश है उनमें हम चीन के उत्पादों पर जो डंपिंग है उस पर काउंटर वैलिंग शुल्क लगाते हैं। तो मैंने आप सभी को जो हमने जब पढ़ा था वह जो विश्व व्यापार संगठन WTO, तो उसमें मैंने आपको बताया था काउंटर वैलिंग शुल्क क्या होता है वर्ल्ड इकोनॉमी की क्लासेस में, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको सारा इसका डिटेल मिल जाएगा। तो चीनी उत्पादों पे काउंटर वैलिंग शुल्क हम लगा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारा जो चलाया गया, जिसके अंतर्गत हम हर एक फील्ड में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल और ये सारा सब कुछ चला रहे हैं, ठीक है। और RECP जो रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो है उसको भी हमने बहिष्कार किया है, कि क्योंकि कहीं ना कहीं उससे हमारे हितों को नुकसान पहुंच सकता था, ठीक है, तो हमने उसमें भागीदारी नहीं ली है। इसके अलावा हमने अभी हमारा सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए USA और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम अपना व्यापार बढ़ा सकें, उसके लिए हमने क्या किया है, एक जो है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किया है, ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला रेजिलियंस जो पहल है वो हमने शुरू की है, लचीलापन पहल, ताकि हम जो है और बेहतर तरीके से बाकी देशों के साथ में हमारे व्यापारिक संबंध बढ़ा सकें। इसके अलावा चीन के उत्पाद जो है लगभग कुछ ऐसे उत्पाद है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में रेफ्रिजरेटर और ऐसे बड़े उत्पादों पर हमने प्रतिबंध भी लगाए, ठीक है। तो ये कुछ प्रयास भारत ने आयात में अपने कमी करने के लिए किया है। निर्यात को बढ़ाने के लिए हमने PLI स्कीम शुरू की है, ठीक है, तो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो हम दे रहे हैं। मेक इन इंडिया को हमने बढ़ावा देने का प्रयास किया, और 12 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमने सोचा है कि हम चीन को निर्यात यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये वर्तमान में हमारा जो व्यापारिक जो हमारे बीच में संबंध है उनका एक पूरा खाका है। अगर हम बात करें आगे, तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है भारत चीन सीमा विवाद। तो भारत और चीन के बीच में जो संबंधों में कटुता आने का जो मूल कारण है वो सीमा विवाद है। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो सीमा है
ठीक है। अगर हमारे देश की हम सीमा देखें तो उस सीमा का एक अधिकांश भाग जो है चीन के साथ लगा हुआ है। तो एक तो हमारा जो सबसे पहला क्षेत्र है पश्चिम क्षेत्र, जिसको हम लद्दाख क्षेत्र बोलते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा चीन ने पहले ही हड़प रखा है 1962 के युद्ध के समय से ही। और वहाँ पर हाल ही में 2020 में गलवा घाटी विवाद भी देखने को मिला। हालांकि हमने बड़े ज़ोर से इसको धक्का मार के वापस भगा दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो है वहाँ पर तनातनी की स्थिति हमेशा रहती है। दूसरा जो है मध्य एचपी और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, आप जहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा वाला जो क्षेत्र था, नेपाल और भारत और चीन की बॉर्डर जहाँ पर मिलती है, उस क्षेत्र में भी ये लगातार जो है विवाद करता रहता है। तीसरा जो है वो है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला क्षेत्र, जहाँ पर इसके बड़े बड़े बांध परियोजनाएं और सारा सब कुछ, और ये उस क्षेत्र में लगातार बुनियादी ढांचों का निर्माण भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमारी असहमति है। लगातार तनाव इसमें चलता रहता है। चीन के द्वारा अपने जो मैप्स हैं उनके अंदर बार बार इन क्षेत्रों को अपना प्रभुत्व क्षेत्र बताया जाता है। और दूसरा, चीन ने अभी एक हाल ही में एक अधिनियम पारित किया है और उस अधिनियम के अंतर्गत उसने ये कहा है कि इन क्षेत्रों पर अगर कोई यदि अधिकार करता है तो उसके सीमा का हनन होगा और इसमें वो कार्रवाई भी कर सकता है। तो वो एक बहुत चिंता की बात वर्तमान में है। 2013 में एक जो है क्षेत्रीय सहयोग समझौता किया गया था, रक्षा सहयोग समझौता, जिसके बाद से लगातार जो है हमारे यहाँ पर कमांडर स्तरीय वार्ताएं बार बार की जाती हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ऐसा निर्णय निकल नहीं पाया है कि एक परमानेंट हल जिसको हम बोलते हैं वो निकल जाए। तो कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं दोस्तों। पहला तो स्पष्ट सीमांकन नहीं है। जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर जो है ना, बिल्कुल क्लियर है। आप देखेंगे ना वहाँ पर तो कोई आपको ऐसा बीच में कोई ऐसा नहीं है कि हमको लाइन खींचनी पड़ी। मैक्सिमम हमारी बॉर्डर को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। दूसरा, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब देखो, आप लद्दाख क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से और संसाधनों की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आपको जो है सौर ऊर्जा की बहुत संभावना है, वर्तमान में हम देख रहे हैं। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी तापीय ऊर्जा है उसके भी बहुत रिसोर्सेज, और पर्यटन और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसको लेकर के चीन हमेशा दबदबा बनाने की वहाँ पर कोशिश करता है। भारत के क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव, लगातार भारत जो है बड़े भाई की तरफ उभर रहा है पूरे क्षेत्र में। हिंद महासागर क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को उसने धीरे धीरे मदद और बाकी चीज़ों से कवर किया है। नौसेना भी हमारी इन दिनों में मजबूत हुई है। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा शक्ति असंतुलन, भू राजनीतिक दृष्टि से अगर हम एशिया में देखें तो वर्तमान में भारत और चीन दो बड़ी शक्तियाँ हैं, और इन दोनों शक्तियों को लगातार अपने इस क्षेत्र में अन्य देशों पर प्रभुत्व बनाने का एक लालसा रहती है। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काउंटर करते हैं। भारत में भी वर्तमान में नेतृत्व बदलने के साथ में ही जो है परिस्थितियाँ भी बदली है। वार्ता की बात करें तो 2013 में एक सीमा सहयोग समझौता, जैसा मैंने बताया, 5 ऐसे अलग अलग हमारे यहाँ पर तरीके हैं जिनसे हम ये वार्ता करते हैं। हालांकि कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर समर्थन भी जो है चीन करता है। जैसे हाल ही में चीन ने एक समर्थन किया हमारा, ठीक है, जब WTO में कुछ मामले उठे थे, ठीक है, तब। और इसके अलावा चीन विरोध भी बहुत करता है। जैसे कि आतंकवादियों को जब हम घोषित करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे आतंकवाद संबंधित जो हमारा संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की जो समिति है, तो उस एनक्लोजर के अंतर्गत जो है लगातार चीन हमारा विरोध करता है। जैसे कि हमने कुछ आतंकवादियों को भी घोषित करने की कोशिश की, तो उस पर भी चीन ने प्रतिबंध लगा दिया, या फिर वीटो का प्रयोग करते हुए उसने उसको गिरा दिया, हमारे प्रस्तावों को। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब इसका आगे क्या सॉल्यूशन हो, तो सॉल्यूशन यही है कि स्पष्ट रूप से जो है एक बात की जाए इस बारे में, लगातार चर्चा, सहयोग जो है उसमें बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें चीन भी पहल करे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो है दबाव की रणनीति पर भी भारत काम कर सकता है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा कारगर है नहीं। तो एक तरह से मान के चले तो ये चीज़ तो देखने को हमको मिलेगी, क्योंकि लगातार चीन जो है अपने BRI के प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी है, जो कि भारत के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में से भी गुजरते हैं। और उसने लगभग सारे देशों को, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, मालदीव हो, सबको अपने BRI इनिशिएटिव में घेर लिया है। अभी नेपाल को भी उसने घेर लिया है। तो भारत के लिए एक चिंता की बात यह है, लेकिन भारत लगातार मजबूत हो रहा है। उसने अपने सैन्य संसाधनों को मजबूत करने में काफ़ी कोशिश की है। भारत और अमेरिका के संबंध अभी वर्तमान में सुधरे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे आज हम देख सकते हैं। भारत लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखने में लगातार क्वाड जैसे जो संस्थान हैं, या फिर I2U2 जैसे संस्थान भी हमने अभी बनाए हैं, तो उन सब में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके चीन का जो प्रभुत्व है उसको कमी की जा सके। तो अगर ये थोड़ा हो सकता है, जैसे कि अभी G20 में हमने सम्मेलन में जब भाग लिया तो उसमें हमने नेतृत्वकारी एक प्रदर्शन किया, तो चीन उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, चीन नहीं आया G20 में। तो ये दर्शाता है कि चीन के मन में कहीं ना कहीं ये शंका लगातार बनी हुई है कि वो जो अपनी डोमिनेंस की स्थिति रखता है,
वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए वो थोड़ा दूरियां भारत के साथ बना रहा है। और अब देख सकते हैं कि हम रूस और चीन के बीच में संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जहाँ कहीं पर भारत किसी मुद्दे पर अपना वक्तव्य रखता है तो उसके विपरीत चीन का होता है। जैसे कि अफगानिस्तान मुद्दे पर आप देख लीजिए, पाकिस्तान का मुद्दा हो, तो हर जगह पर चीन जो है लगातार ऐसे प्रयास करता है ताकि भारत को वो बैकफुट पर धकेल सके। लेकिन अब टेंशन तो रहेगी, और आने वाले समय में टेंशन और भी बढ़ने के आसार हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप एक अच्छा प्रश्न अपना उत्तर जो है बना करके लिख सकते हैं। ये डेटा काफ़ी है, सफिशिएंट है। अगर इसको भी हम 100 प्रश्न शब्दों में अगर जमाएं तो आराम से हम जो है इस पर अपना उत्तर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर आपके लिए और भी कंटेंट अवेलेबल होता रहेगा। चलिए, धन्यवाद।